आप सभी को मेरा नमस्कार। इस चैनल पर आपका स्वागत है। लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी कहानियां पढ़ते हुए हमें यह लगा कि क्यों ना ये कहानियां आप सभी के साथ भी साझा की जाएं और आप भी इन कहानियों का आनंद ले सकें। इस चैनल के माध्यम से हमारी कोशिश है कि कुछ उम्दा कहानियां आप तक पहुंचा पाएं, न सिर्फ भारतीय लेखकों की बल्कि विश्व के अन्य प्रसिद्ध लेखकों की भी। आशा है कि आपको यह कहानियां पसंद आएंगी और आप कहानियों में रुचि रखने वाले अपने दोस्तों, परिजनों, सहकर्मियों के साथ भी यह साझा करेंगे। आने वाले वक्त में हमारी कोशिश यह होगी कि इस चैनल के माध्यम से हम कहानियों के अलावा अन्य रुचिकर और रचनात्मक गतिविधियां भी आपके साथ साझा करें। हमें प्रत्येक प्रयास पर आपके सुझावों का भी इंतजार रहेगा, जिससे हर अगले प्रयास में हम और बेहतर कर पाएं। और हाँ, कुछ प्रासंगिक कहानियों में कहानी से उठते हुए कुछ प्रश्न भी रखने का प्रयास किया गया है। तो ज्यादा समय न लेते हुए सुनते हैं आज की कहानी। इस कहानी के रचनाकार हैं अमेरिका के प्रसिद्ध लेखक ओ हेनरी। इस कहानी का अंग्रेजी में मूल शीर्षक है मेक्स द होल वर्ल्ड किंग। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी, घायल की गति। चोर ने खिड़की के भीतर पैर जल्दी से रखा और कुछ देर तक प्रतीक्षा करने लगा। अपने हुनर के प्रति आदर भाव रखने वाला हर चोर कोई भी चीज चुराने से पहले इंतजार करता ही है। ये मकान किसी का निजी घर था। तख्ते से ढके हुए सामने के दरवाजे और संवारे हुए बोस्टन के सदाबहार पौधों को देखकर चोर ने समझ लिया कि घर की मालकिन समुद्र के किनारे किसी बरामदे में बैठी हुई किसी सहृदय नाविक से कह रही होगी कि उसके एकाकी और पीड़ित हृदय को किसी ने नहीं पहचाना। तीसरे मंजिल की सामने वाली खिड़कियों में रोशनी देखकर और मौसम का अंदाज लगाते हुए वह समझ गया कि घर का मालिक लौटकर आ गया है और जल्दी ही रोशनी बुझाकर सो जाएगा, क्योंकि महीना सितंबर का था, माने वर्ष की और मन की अवस्था का भी अंतिम चरण आरंभ हो गया था। और उस समय मालिक मकान छत पर के बगीचों और टाइपिस्ट लड़कियों का क्षणिक आनंद छोड़कर, ताकि नैतिक और सामाजिक स्थिरता फिर से प्राप्त हो सके। चोर ने एक सिगरेट जलाई। उंगलियों की ओट में जलती हुई दिया सलाई के प्रकाश में उसका चेहरा चमक उठा। वह तीसरी किस्म का चोर था। चोरों की यह तीसरी किस्म अभी तक न पहचानी गई है न स्वीकार की गई है। पुलिस के द्वारा अभी दो किस्में ही लोकप्रिय हुई हैं और उनका वर्गीकरण काफी आसान है। कॉलर उनकी विशेष पहचान है। जब कोई ऐसा चोर जो कॉलर नहीं पहनता हो पकड़ा जाता है, तब उसे सबसे हल्के दर्जे का पतित, एकदम दुराचारी और दुष्ट कहा जाता है। दूसरी जानी पहचानी किस्म का चोर वह है जो कॉलर पहनता है। अपने वास्तविक जीवन में वह जुआरी होता है। दिन में वह सदा एक सज्जन बना रहता है, सही सूट पहनकर नाश्ता करता है और दीवार पर पोस्टर चिपकाने वाला बना फिरता है। पर रात होते ही अपना चोरी का नीच धंधा अपना लेता है। उसकी मां ओसन ग्रीव की प्रतिष्ठित और अत्यंत धनवान औरत होती है और जेल की कोठरी में प्रवेश करते ही वह छुरी कांटों और पुलिस गजेट की मांग करता है। अमेरिका के हर राज्य में उसकी एक पत्नी और हर प्रांत में एक मंगेतर होती है, जिन महिलाओं का 5-5 डॉक्टरों द्वारा इलाज भी असफल हो जाए और उसके बाद एक ही खुराक में जिन्हें काफी चैन पड़ जाए और एक पूरी बोतल में तो पूरा आराम। उन्हीं की तस्वीरों को अदल बदल कर अखबार वाले उसकी शादी के समाचार छापते हैं। इस तीसरी किस्म के चोर ने एक नीला स्वेटर पहन रखा था। वह न जुआरी किस्म का था
और ना नरक के कीड़ों जैसा। उसका वर्गीकरण करने में तो पुलिस भी पशोपेश में पड़ जाती। उन्होंने अभी तक ऐसे कुलीन और विनीत चोरों के बारे में सुना तक नहीं था, जो अपने दर्जे से ना अधिक और ना कम है। तो इस तीसरे किस्म के चोर ने अब खोज शुरू की। उसने नकाब या काला चश्मा या रबर के जूते कुछ भी नहीं पहन रखे थे। उसकी जेब में एक तमंचा था और वह चिंता मग्न एक पेपरमिंट की गोली चूस रहा था। गर्मियों की धूप से बचाने के लिए फर्नीचर पर गिलाफ चढ़े हुए थे। सोना और चांदी वहां से दूर किसी बैंक के तहखाने में होंगे। चोर को कोई विशेष रकम प्राप्त होने की आशा भी नहीं थी। उसका निर्दिष्ट स्थान तो वह हल्की रोशनी वाला कमरा था, जहां पर घर का मालिक अपने एकाकीपन का जैसे तैसे उपचार करके संतोषपूर्वक गहरी नींद में सो रहा था। वहां से कुछ मामूली माल ही हाथ लगने की आशा थी, जिसे वाजिबी व्यावसायिक लाभ कहा जा सकता है, जैसे कुछ रेजगारी, कोई घड़ी या जड़ाऊ पिन, सिंगारदान पर कुछ नोट, एक पटा, चाबियां, दो तीन पोकर खेल के टोकन, मसली हुई सिगारें, रेशमी बालों का एक गुलाबी बो और सवेरे खुमारी उतारने के लिए सोडा लेमन की एक बंद बोतल। यही सब चीजें रखी थी। पास ही पलंग पर एक आदमी सोया था। चोर ने सिंगारदान की तरफ धीरे धीरे दो तीन कदम बढ़ाए। एकाएक बिस्तर में पड़े हुए आदमी के मुंह से एक चीख जैसी कराह निकली और उसने अपनी आंखें खोल दी। उसका दाहिना हाथ तकिए के नीचे गया, पर वहीं रह गया। बातचीत के लहजे में चोर ने कहा, चुपचाप पड़े रहो। तीसरे दर्जे के चोर फुफकारते नहीं हैं। बिस्तर में पड़े हुए नागरिक ने चोर की पिस्तौल के गोल मुंह की ओर देखा और चुपचाप पड़ रहा। चोर ने आदेश दिया, अब अपने दोनों हाथ ऊंचे करो। बिना दर्द दांत निकालने वाले दंत चिकित्सक की तरह दिखने वाले इस नागरिक के एक छोटी नुकीली भूरी सफेद दाढ़ी थी। वह समृद्ध, प्रतिष्ठित, चिड़चिड़ा और नाराज लगता था। अपने बिस्तर पर ही बैठकर उसने अपना दाहिना हाथ सिर से ऊंचा उठा लिया। चोर ने हुक्म दिया, अरे दूसरा हाथ भी। हो सकता है कि तुम दोनों हाथ चला सकते हो और अभी बाएं से गोली दाग दो। जल्दी करो। अपने मुंह की रेखाओं को विकृत करते हुए नागरिक ने कहा, दूसरा हाथ नहीं उठा सकता। क्यों? क्या तकलीफ है? कंधे में गठिया है। सूजन भी है? थी, पर अब चली गई है। चोर एकाध क्षण उसकी तरफ पिस्तौल किए खड़ा रहा। उसने सिंगारदान पर पड़े हुए माल पर एक नजर फेंकी और फिर कुछ हक्का बक्का होकर बिस्तरे पर बैठे आदमी की ओर देखा। तभी उसका मुंह भी ऐंठकर विरूप होने लगा। नागरिक ने दर्द के साथ कहा, वहां खड़े खड़े मुंह क्या बनाते हो? चोरी करने आए हो तो करते क्यों नहीं? इधर उधर कुछ माल बिखरा तो है? खीसे निकोड़ते हुए चोर बोला, माफ करना, तुम्हारी हालत से मुझे भी धक्का पहुंचा है। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि गठिया और मैं पुराने दोस्त हैं। मेरे भी बाएं हाथ में गठिया था। मेरी जगह कोई और होता तो बायां हाथ ना उठाने पर तुम्हें जरूर गोली मार देता। नागरिक ने बोला, ओह, तुम्हारी गठिया कब से है? 4 बरस से। मेरे ख्याल से अभी हुआ ही क्या है। एक बार तुम्हें यह लग जाए फिर तो जिंदगी भर तुम गठिया गए। मेरा तो यही मानना है। नागरिक ने पूछा, सांप का तेल कभी इस्तेमाल किया? चोर ने कहा, ढेरों गैलन इस्तेमाल किया। जितने सांपों का तेल मैंने काम में लिया, उतने अगर एक पंक्ति में जमा दिए जाएं, तो शनि नक्षत्र तक 8 बार पहुंच सकते हैं और उनकी सरसराहट वॉलपरेसो इंडियाना तक सुनाई दे सकती है। नागरिक बोला, कुछ लोग चाइस्लम की गोलियां काम में लाते हैं। चोर ने कहा, 5 महीने तक ली हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। पर जिस साल मैंने विक्लहम एक्सट्रैक्ट, गाइडलीड बाम और पॉल्टिस और पॉटपेन पल्वराइजर का प्रयोग किया, उस साल कुछ राहत हुई।
पर मेरे ख्याल से जेब में अखरोट रखना कारगर हो गया। नागरिक ने पूछा, तुम्हें सुबह ज्यादा तकलीफ होती है या रात में? चोर बोला, रात में, जब मैं अधिक व्यस्त होता हूं। अच्छा, अब अपना हाथ नीचा कर लो। मेरे ख्याल से अब तुम। अच्छा, तुमने कभी ब्लिजर स्टॉक का ब्लड बिल्डर काम में लिया? नहीं, कभी नहीं। तुम्हें दर्द के दौरे आते हैं या हमेशा एक सा दर्द रहता है? नागरिक ने पूछा। चोर बिस्तर के पैखाने पर बैठ गया और अपने घुटनों पर पिस्तौल रख ली। उसने कहा, मेरे तो बस टीस उठती है। जब मुझे उसकी कोई उम्मीद नहीं होती तभी दर्द होने लगता है। मुझे दूसरी मंजिलों पर चढ़ना इसीलिए छोड़ना पड़ा कि बीच में ही दर्द होने लगता है। क्या बताऊं, मेरे ख्याल से डॉक्टरों के पास भी इसका कोई इलाज नहीं है। यही हालत यहां भी है। मैंने भी करीब $1000 खर्च कर दिए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हारा गठिया कभी सूझता है? चोर बोला, हाँ, सवेरे, और जब बरसात आने वाली होती है तब। हे भगवान। नागरिक ने कहा, मेरे भी। मैं तुम्हें बता सकता हूं कि टेबल की चद्दर के नाप के बादल का टुकड़ा कब फ्लोरिडा से उड़कर न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हो रहा है। और अगर मैं किसी थिएटर के पास से गुजरता हूं जहां मैटिनी शो चल रहा हो, तो उसके सीधेपन से मेरे बाएं हाथ में वैसा ही दर्द होता है जैसा दांतों में होता है। बिल्कुल ठीक। चोर ने अपनी पिस्तौल की तरफ देखा और खिसियाते हुए आसानी से उसे अपनी जेब में डाल दिया। उसने विवशता से कहा, यह तो बताओ, कभी तारपीन तेल की मालिश की है? कुछ गुस्से से नागरिक बोला, हट, यह तो होटल के मक्खन की मालिश करने के बराबर है। सहमति प्रकट करते हुए चोर ने कहा, जरूर, यह तो बिल्ली के द्वारा उंगली के खरोंच लगा देने पर छोटे मुन्नों के लगाने लायक मरहम है। मैं तुम्हें बताता हूं, हमारी एक ही तकलीफ है और इसको हल्का करने का एक ही उपाय मैं जानता हूं। क्यों? वही स्वास्थ्यप्रद, सुधार करने वाली, गम दूर करने वाली शराब। कहो, है ना ठीक? माफ करना, जल्दी से कपड़े पहनकर कुछ पीने के लिए बाहर चलें? इतनी बेतकल्लुफी के लिए माफ करना, पर उफ, लो फिर हो गया। नागरिक ने कहा, एक हफ्ते से मैं बिना किसी की मदद के कपड़े भी नहीं पहन सकता हूं। थॉमस तो सो गया होगा अब। चोर ने कहा, बाहर निकलो, मैं तुम्हें कपड़े पहना दूंगा। ज्वार की तरह उस नागरिक ने फिर अपनी आदत लौटाई। उसने अपनी अधपकी दाढ़ी पर हाथ फेरा और कहने लगा, अजीब बात है। चोर बोला, यह रही तुम्हारी कमीज, पहन लो। मैं एक आदमी को जानता हूं जो कहता था कि ओमवेरी ऑइंटमेंट से वह 2 हफ्तों में इतना अच्छा हो गया कि दोनों हाथों से टाई बांधने लगा। ज्यों ही वे दरवाजे से बाहर निकले, नागरिक घूमकर वापस जाने लगा। बोला, लगता है मैं पैसे भूल आया हूं, कल रात सिंगारदान पर रखे थे। चोर ने उसकी दाहिनी बांह पकड़ ली और बड़े मजे से कहा, मैं कहता हूं चलो भी, छोड़ो उसे, मेरे पास पैसे हैं। अच्छा ये बताओ, तुमने कभी जैतून और विंटरग्रीन के तेल का प्रयोग किया है? तो ये थी कहानी घायल की गति। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद। यदि आप लेखक ओ हेनरी के बारे में भी जानना चाहते हैं तो कुछ बातें मैं संक्षेप में रख देता हूं। उनके बारे में अधिक विस्तार से सुनने के लिए मैंने एक और ऑडियो अपलोड किया है जिसे आप अलग से सुन सकते हैं। ओ हेनरी अमेरिका के सबसे लोकप्रिय कहानीकारों में गिने जाते हैं, लेकिन उनकी प्रसिद्धि केवल वहीं तक सीमित नहीं रही। इनकी रचनाओं का दुनिया भर की कई भाषाओं में अनुवाद किया गया। उनकी लिखी गई अनेकों कहानियों पर नाटक खेले गए और फिल्में भी बनाई गईं, न सिर्फ हॉलीवुड में बल्कि बॉलीवुड में भी। भारत में कई फिल्में जैसे कि जमीर, सच्चाई, लक्ष्मण रेखा, बम्बई का बाबू, रेनकोट, खट्टा मीठा, लुटेरा आदि उनकी कहानियों से प्रेरित थी।
ओ हेनरी का जन्म सन 1862 में अमेरिका के ग्रीन्सबरो में हुआ था। ओ हेनरी का मूल नाम विलियम सिडनी पोर्टर था। उनकी शिक्षा सिर्फ 15 वर्ष की उम्र तक ही हो पाई थी। अपने जीवन के विविध अनुभवों के आधार पर उन्होंने अपना साहित्य गढ़ा। ओ हेनरी ने अपने जीवन काल में 300 से अधिक कहानियों की रचना की। सन 1910 में न्यूयॉर्क में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। यदि आप किसी विशेष लेखक की कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। हम वो कहानियां आप तक पहुंचाने का जरूर प्रयास करेंगे। धन्यवाद।